दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक ज़ेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है। इस फ़िल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चार्ड हैज़ और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है। और ये जो फ़िल्म है द कॉन्जरिंग जैसी सफल हॉरर फ़िल्मों के लेखक हैं। फ़िल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफ्रान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस और रॉलिंस के रूप में वो नज़र आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियो उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फिल्में होती है इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फिल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है, जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है, जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोसिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है। जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है, जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है, जहां शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है, जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है, जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउन की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानिता में है, मतलब कुछ प्रैक्टिबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है, लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है, लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है, जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी
एशवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है, जो फ़िल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नलियुलिस का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, ना तो अधिकतम धार्मिक न ही कमज़ोर है और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालाँकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक, बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं, जो चर्च की ससंगताक साजिशों को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। ज़ेवियर बॉटेट का जो फैसलैंड मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो औसत से ऊपर है, बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा ज़ेवियर गेस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है और जो रोमियाने के ढंग है, ठंडे धुंधले जंगलों जो है, वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फ़िल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एडम ट्रैटमैन की है, जो शुरुआत में धीमी गति संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्केयर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्य को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नज़र आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों, जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं, इन्हें फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसिफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं, तो ये एक बार देखने लायक है। लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें। रॉटेन टोमेटोज़ पर इसका स्कोर मात्र 6% है और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फ़िल्म कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों, ये मूवी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। हालाँकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो के प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है, जहाँ आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। तो बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, जो लोग हॉरर फ़िल्में देखते हैं, इनके लिए एक अच्छी फ़िल्म है। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है, जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक ज़ेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है। इस फ़िल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चाड हैज़ और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है और ये जो फ़िल्म है द काउंजरिंग जैसी सफल हॉरर फ़िल्मों के लेखक हैं। फ़िल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफ्रान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस और रॉलिंस के रूप में वो नज़र आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियू उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फिल्में होती है, इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फिल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है।
जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है, जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोसिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है। जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल, जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है, जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है, जहाँ शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है, जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है, जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउंजरिंग की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानितता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है, लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है, जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है, लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है, जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस, डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी एसवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है, जो फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो उलीसी का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, न तो अधिकतम धार्मिक न ही कमजोर है और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालांकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक, बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं, जो चर्च की ससंगता साजिशों को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। जेवियर बॉटेट का जो फैसलैंड मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो है औसत से ऊपर है, बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा जेवियर गेस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है, और जो रोमियाने के ढंग है, ठंडे धुंधले जंगलों जो है वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फिल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एंडम ट्रैटमैन की है, जो शुरुआत में धीमी गति से संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्कियर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्य को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नज़र आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों, जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं इन्हें फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसीफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है, जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं तो ये एक बार देखने लायक है।
लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें, रॉटेन टोमेटोज़ पर इसका स्कोर मात्र 6% है और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फ़िल्म कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों ये मूवी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। हालाँकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो के प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है, जहाँ आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। तो बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, जो लोग हॉरर फ़िल्में देखते हैं, इनके लिए एक अच्छी फ़िल्म है। दोस्तों अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है, जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक ज़ेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है। इस फ़िल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चार्ड हैज़ और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है और ये जो फ़िल्म है द कॉन्जरिंग जैसी सफल हॉरर फ़िल्मों के लेखक हैं। फ़िल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफ्रान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस रॉलिंस के रूप में वो नज़र आएंगी। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियो उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फिल्में होती है इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फिल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है, जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है, जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोर्सिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है। जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है, जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है, जहाँ शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है, जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है, जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउन की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानितता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है, लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है।
कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है, लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है, जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस, डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी एसवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है, जो फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो उलीसी का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, ना तो अधिकतम धार्मिक है न ही कमजोर है, और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालांकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक, बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं, जो चर्च की ससंगताक साजिश को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। जेवियर बॉटेट का जो फैसलन मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो औसत से ऊपर है, बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा जेवियर गेस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है, और जो रोमियाने के ढंग है, ठंडे धुंधले जंगलों जो है वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फिल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एंडम ट्रैटमैन की है, जो शुरुआत में धीमी गति संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्कियर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्य को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नज़र आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों, जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं इन्हें यह फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसीफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं तो ये एक बार देखने लायक है, लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें। रॉटेन टोमेटोज पर इसका स्कोर मात्र 6% है, और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फिल्म कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। हालांकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है, जहां आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, जो लोग हॉरर फिल्में देखते हैं इनके लिए एक अच्छी फिल्म है। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा, और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है, जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक जेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है। इस फिल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चार्ड हैज और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है, और ये जो फिल्म है द काउंजरिंग जैसी सफल हॉरर फिल्मों के लेखक हैं। फिल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है, और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफरान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस और रॉलिंस के रूप में वो नजर आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियो उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नजर आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे।
फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फ़िल्में होती है इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमेटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फ़िल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है, जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है, जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोर्सिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है, जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है, जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है, जहाँ शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है, जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है, जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउन की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानितता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है, लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है, जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है, लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है, जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी एसवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है, जो फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो उलीसी का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, न तो अधिकतम धार्मिक न ही कमजोर है और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालांकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक, बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं, जो चर्च की ससंगताक साजिशों को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। जेवियर बॉटेट का जो फैसलैंड मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो औसत से ऊपर है, बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा जेवियर गेस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है और जो रोमियाने के ढंग है, ठंडे धुंधले जंगलों जो है वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फिल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एंडम ट्रैटमैन की है, जो शुरुआत में धीमी गति संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्कियर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्यों को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं,
लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नज़र आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों, जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं, इन्हें यह फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसिफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं तो ये एक बार देखने लायक है, लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें। रॉटेन टोमेटोज़ पर इसका स्कोर मात्र 6% है और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फ़िल्म कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों, ये मूवी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। हालाँकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो के प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है, जहाँ आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। तो बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, जो लोग हॉरर फ़िल्में देखते हैं, इनके लिए एक अच्छी फ़िल्म है। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है, जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक ज़ेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है। इस फ़िल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चार्ड हैज़ और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है। और ये जो फ़िल्म है द काउंजरिंग जैसी सफल हॉरर फ़िल्मों के लेखक हैं। फ़िल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफ्रान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस और रॉलिंस के रूप में वो नज़र आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियो उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फिल्में होती है, इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फिल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है, जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है, जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोर्सिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है, जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है, जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है, जहां शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है, जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है, जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउन जरिंग की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है,
लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानितता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी एसवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है जो फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो उलीसी का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, ना तो अधिकतम धार्मिक न ही कमजोर है और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालांकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक, बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं जो चर्च की ससंगता साजिशों को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। जेवियर बॉटेट का जो फैसलैंड मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो है औसत से ऊपर है बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा जेवियर गैस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है और जो रोमियाने के ढंग है ठंडे धुंधले जंगलों जो है वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फिल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एंडम ट्रैटमैन की है जो शुरुआत में धीमी गति से संभालने में सफल रहती है लेकिन जंप स्कियर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्य को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नज़र आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं इन्हें यह फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसिफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं तो ये एक बार देखने लायक है, लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें। रॉटेन टोमेटोज पर इसका स्कोर मात्र 6% है और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है ये फिल्म कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। तो दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। हालांकि इसके जो प्रोड्यूसर है इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है जहां आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, जो लोग हॉरर फिल्में देखते हैं इनके लिए एक अच्छी फिल्म है। दोस्तों अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है जो कि हॉरर मूवी है जो फ्रेंच निर्देशक जेवियर गैस द्वारा निर्देशित की है। इस फिल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चार्ड हैज और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है और ये जो फिल्म है द काउंजरिंग जैसी सफल हॉरर फिल्मों के लेखक हैं। फिल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफरान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस
और रॉलिंस के रूप में वो नज़र आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियो उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फिल्में होती है इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फिल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोसिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है। जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है जहां शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउंजरिंग की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानितता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी एसवर्थ वाडुआ के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है जो फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो उलिसी का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, ना तो अधिकतम धार्मिक न ही कमजोर है और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालांकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं जो चर्च की ससंगता साजिश को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। जेवियर बॉटेद का जो फैसलैंड मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो औसत से ऊपर है बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा जेवियर गेस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है और जो रोमियाने के ढंग है ठंडे धुंधले जंगलों जो है वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फिल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमाटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एंडम
ट्रीटमेंट की है, जो शुरुआत में धीमी गति संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्कियर्स जो कि अचानक डराने वाला तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्य को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नजर आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों, जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं, इन्हें यह फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसिफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं तो ये एक बार देखने लायक है, लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें। रॉटेन टोमेटोज पर इसका स्कोर मात्र 6% है और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फिल्म कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। हालांकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है, जहां आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, जो लोग हॉरर फिल्में देखते हैं इनके लिए एक अच्छी फिल्म है। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है, जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक जेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है। इस फिल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चार्ड हैज और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है। और ये जो फिल्म है द काउंजरिंग जैसी सफल हॉरर फिल्मों के लेखक हैं। फिल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफरान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस और रॉलिंस के रूप में वो नजर आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियो उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नजर आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फिल्में होती है इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फिल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है, जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है, जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोसिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है। जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है, जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है, जहां शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा
पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है, जो फ़िल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी, मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है, जहाँ ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउंजरिंग की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानितता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है, लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है, जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है, लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है, जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस, डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी एसवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है, जो फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो उलीसी का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, ना तो अधिकतम धार्मिक न ही कमजोर है, और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालांकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक, बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं, जो चर्च की ससंगताक साजिशों को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। जेवियर बॉटेट का जो फैसलन मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो औसत से ऊपर है, बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा जेवियर गेस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है, और जो रोमियाने के ढंग है, ठंडे धुंधले जंगलों जो है वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फिल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एंडम ट्रैटमैन की है, जो शुरुआत में धीमी गति संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्कियर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्यों को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नजर आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों, जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं इन्हें यह फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसिफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है, जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं तो ये एक बार देखने लायक है, लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें। रॉटेन टोमेटोज़ पर इसका स्कोर मात्र 6% है, और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फ़िल्म कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। हालांकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है, और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है, जहां आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, जो लोग हॉरर फिल्में देखते हैं इनके लिए एक अच्छी फिल्म है। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा, और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है, जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक जेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है।
इस फ़िल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चाड हैज़ और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है। और ये जो फ़िल्म है द कॉन्जरिंग जैसी सफल हॉरर फ़िल्मों के लेखक हैं। फ़िल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफ्रान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस और रॉलिंस के रूप में वो नज़र आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियो उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फिल्में होती है इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फिल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोसिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है। जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है जहां शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउन की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानियता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी एसवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है जो फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो उलिसी का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, न तो अधिकतम धार्मिक है न ही कमजोर है और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालांकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक, बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं जो चर्च की ससंगता साजिशों को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। जेवियर बॉटेट का जो फैसलन मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है,
लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो है औसत से ऊपर है, बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा ज़ेवियर गेस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है और जो रोमियाने के ढंग है, ठंडे धुंधले जंगलों जो है, वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फ़िल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एडम ट्रैटमैन की है, जो शुरुआत में धीमी गति से संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्केयर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्य को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नज़र आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों, जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं, इन्हें फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसिफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं, तो ये एक बार देखने लायक है। लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें। रॉटेन टोमेटोज़ पर इसका स्कोर मात्र 6% है और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फ़िल्म कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों, ये मूवी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। हालाँकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो के प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है, जहाँ आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। तो बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, जो लोग हॉरर फ़िल्में देखते हैं, इनके लिए एक अच्छी फ़िल्म है। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है, जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक ज़ेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है। इस फ़िल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चार्ड हैज और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है और ये जो फ़िल्म है द काउंजरिंग जैसी सफल हॉरर फ़िल्मों के लेखक हैं। फ़िल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफ्रान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस और रॉलिंस के रूप में वो नज़र आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियू उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फ़िल्में होती है, इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फ़िल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है, जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है, जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोर्सिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है। जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है।
निकोल जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है, जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है, जहां शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है, जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है, जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउंजरिंग की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानितता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है, लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है, जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है, लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है, जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी एसवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है, जो फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो उलीसी का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, न तो अधिकतम धार्मिक न ही कमजोर है और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालांकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक, बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं, जो चर्च की ससंगता साजिश को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। जेवियर बॉटेट का जो फैसलैंड मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो औसत से ऊपर है, बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा जेवियर गेस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है, और जो रोमियाने के ढंग है, ठंडे धुंधले जंगलों जो है वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फिल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एंडम ट्रैटमैन की है, जो शुरुआत में धीमी गति संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्कियर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्य को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नज़र आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं, इन्हें यह फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसीफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है, जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं तो ये एक बार देखने लायक है, लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें। रॉटेन टोमेटोज पर इसका स्कोर मात्र 6% है और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फिल्म कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। हालांकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है, जहां आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, जो लोग हॉरर फिल्में देखते हैं इनके लिए एक अच्छी फिल्म है।
दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक ज़ेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है। इस फ़िल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चार्ड हैज़ और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है। और ये जो फ़िल्म है द कॉन्जरिंग जैसी सफल हॉरर फ़िल्मों के लेखक हैं। फ़िल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफ्रान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस और रॉलिंस के रूप में वो नज़र आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियो उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फिल्में होती है इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फिल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है, जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है, जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोसिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है। जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है, जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है, जहां शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है, जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है, जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउन की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानितता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है, लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है, लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है, जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी
एशवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है, जो फ़िल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, ना तो अधिकतम धार्मिक है, न ही कमज़ोर है और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालाँकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक, बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं, जो चर्च की ससंगताक साजिशों को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। ज़ेवियर बॉटेट का जो फैसलन मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो औसत से ऊपर है, बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा ज़ेवियर गेस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है और जो रोमियाने के ढंग है, ठंडे धुंधले जंगलों जो है, वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फ़िल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एडम ट्रैटमैन की है, जो शुरुआत में धीमी गति संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्कियर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्य को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नज़र आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों, जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं, इन्हें यह फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसिफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं, तो ये एक बार देखने लायक है। लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें। रॉटेन टोमेटोज़ पर इसका स्कोर मात्र 6% है और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फ़िल्म कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों, ये मूवी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। हालाँकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो के प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है, जहाँ आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। तो बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, जो लोग हॉरर फ़िल्में देखते हैं, इनके लिए एक अच्छी फ़िल्म है। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है, जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक ज़ेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है। इस फ़िल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चार्ड हैज़ और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है और ये जो फ़िल्म है द काउंजरिंग जैसी सफल हॉरर फ़िल्मों के लेखक हैं। फ़िल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफ्रान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस और रॉलिंस के रूप में वो नज़र आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियो उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फिल्में होती है, इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फिल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है।
जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है, जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोसिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है। जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल, जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है, जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है, जहां शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है, जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है, जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउंजरिंग की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानितता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है, लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है, लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है, जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस, डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी एसवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है, जो फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो उलीसी का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, न तो अधिकतम धार्मिक है न ही कमजोर है, और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालांकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक, बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं, जो चर्च की ससंगता साजिशों को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। जेवियर बॉटेट का जो फैसलैंड मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो है औसत से ऊपर है, बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा जेवियर गैस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है, और जो रोमियाने के ढंग है, ठंडे धुंधले जंगलों जो है वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फिल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एंडम ट्रैटमैन की है, जो शुरुआत में धीमी गति से संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्कियर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्य को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नजर आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों, जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं इन्हें यह फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसिफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं तो ये एक बार देखने लायक है,
लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें। रॉटेन टोमेटोज़ पर इसका स्कोर मात्र 6% है और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फ़िल्म कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों ये मूवी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। हालाँकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो के प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है, जहाँ आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। तो बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, जो लोग हॉरर फ़िल्में देखते हैं, इनके लिए एक अच्छी फ़िल्म है। दोस्तों अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है, जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक ज़ेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है। इस फ़िल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चार्ड हैज और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है और ये जो फ़िल्म है द काउंजरिंग जैसी सफल हॉरर फ़िल्मों के लेखक हैं। फ़िल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफ्रान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस रॉलिंस के रूप में वो नज़र आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियो उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फिल्में होती है इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फिल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है, जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है, जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोर्सिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है। जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है, जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है, जहां शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है, जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है, जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउन की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानितता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं, जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है, लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है।
कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है जो थीम्स, विश्वास बनाम साइंस को छूती है, लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सलन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत, बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है, जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस, डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी एसवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है, जो फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो उलीसी का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, ना तो अधिकतम धार्मिक न ही कमजोर है, और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालांकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक, बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं, जो चर्च की ससंगताक साजिश को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। जेवियर बॉटेट का जो फैसलैंड मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो औसत से ऊपर है, बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा जेवियर गेस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है, और जो रोमियाने के ढंग है, ठंडे धुंधले जंगलों जो है वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फिल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एंडम ट्रैटमैन की है, जो शुरुआत में धीमी गति संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्कियर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्य को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नजर आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों, जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं, इन्हें यह फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसीफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं तो ये एक बार देखने लायक है, लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें। रॉटेन टोमेटोज पर इसका स्कोर मात्र 6% है, और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फिल्म कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। हालांकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है, जहां आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, जो लोग हॉरर फिल्में देखते हैं इनके लिए एक अच्छी फिल्म है। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा, और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है, जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक जेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है। इस फिल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चार्ड हैज और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है, और ये जो फिल्म है द काउंजरिंग जैसी सफल हॉरर फिल्मों के लेखक हैं। फिल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है, और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफ्रान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस और रॉलिंस के रूप में वो नजर आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियो उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नजर आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे।
फ़िल्म की सिनेमेटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फ़िल्में होती है इसके अंदर सिनेमेटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमेटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फ़िल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोसिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है, जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है, जहाँ शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है, जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है, जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउन की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है, लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानितता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी एसवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है जो फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो उलीसी का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, न तो अधिकतम धार्मिक न ही कमजोर है और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालांकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं जो चर्च की ससंगता साजिश को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। जेवियर बॉटेट का जो फैसलैंड मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो औसत से ऊपर है बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा जेवियर गेस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है और जो रोमियाने के ढंग है ठंडे धुंधले जंगलों जो है वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फिल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एंडम ट्रैटमैन की है जो शुरुआत में धीमी गति से संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्कियर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्य को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं,
लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नज़र आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों, जो लोग हॉरर फिल्में देखते हैं, इन्हें यह फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसिफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं तो ये एक बार देखने लायक है, लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद न करें। रॉटेन टोमेटोज़ पर इसका स्कोर मात्र 6% है और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फ़िल्म कौन से प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों, ये मूवी ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है, जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। हालाँकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेज़न प्राइम वीडियो के प्लेटफ़ॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है, जहाँ आप इसे स्ट्रीम कर पाएँगे। तो बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, जो लोग हॉरर फ़िल्में देखते हैं, इनके लिए एक अच्छी फ़िल्म है। दोस्तों, अगर आपको हॉरर मूवीज़ देखना पसंद है, तो मैं आपके लिए आज एक और कमाल की फ़िल्म लेकर आ चुका हूँ, जिसके बारे में हम बात करेंगे और ये भी जानेंगे क्या ये मूवी हिंदी के अंदर अवेलेबल है या नहीं। तो बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर मैं इस फ़िल्म के बारे में बताऊँगा और ये मूवी के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मूवी का नाम है द क्रूसिफिक्सन। ये 2017 की फ़िल्म है, जो कि हॉरर मूवी है, जो फ्रेंच निर्देशक ज़ेवियर गेस द्वारा निर्देशित की है। इस फ़िल्म के अंदर जो पटकथा थी वो चार्ड हैज़ और केरी डब्ल्यू ने लिखी हुई है और ये जो फ़िल्म है द काउंजरिंग जैसी सफल हॉरर फ़िल्मों के लेखक हैं। फ़िल्म अमेरिका, ब्रिटेन और रोमानिया के सहयोग से बनी है और इसका प्रोडक्शन लोटस एंटरटेनमेंट, मोशन पिक्चर्स कैपिटल और द साफ्रान कंपनी जैसे बैनर के तहत हुआ है। मुख्य भूमिकाओं में हमें सोफी कुकसन यानी कि निकोस और रॉलिंस के रूप में वो नज़र आएंगे। ब्रिटनी एसवर्थ जो कि वाडुआ के रूप में है। इसके अलावा कॉर्नलियो उलिसी जो है वो फादर एंटोन के रोल में हमें नज़र आएंगे। यहाँ पर और भी बहुत सारे कलाकार हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है। अन्य उल्लेखनीय कलाकारों में एडा लूपू जो कि सिस्टर एडलिना के रूप में है। इसके अलावा जेविएटर बोटेड और माइना, ये सारे कलाकार यहाँ पर हमें नज़र आएंगे। फिल्म की सिनेमाटोग्राफी भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। हम जानते हैं कि हॉलीवुड की जो फिल्में होती है, इसके अंदर सिनेमाटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होती है। यहाँ पर भी बहुत ही तगड़ी और कमाल की सिनेमाटोग्राफी हम सब लोगों को देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब दोस्तों बात करते हैं आगे फिल्म के बारे में। तो ये जो मूवी थी वो 6 अक्टूबर 2017 को अमेरिका में 30 के रिलीज़ हुई थी और इसकी अवधि लगभग 90 मिनट की है और ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित होने का दावा करती है, जो 2004 में रोमानिया में हुई एक नन की मौत से जुड़ी है। फिल्म की कहानी की बात करें तो न्यूयॉर्क की एक साइंसवादी पत्रकार निकोल रोलिस के आसपास घूमती है, जो रोमानिया के एक विवादास्पद जो एक्सोर्सिज्म है यानी कि भूत प्रेत निकालने की प्रक्रिया के दौरान एक नन की मौत की जांच करने जाती है, जहां घटना चर्च और स्थानीय अधिकारियों के बीच तनाव पैदा कर चुकी है, जहां फादर डुमित्रू और कुछ नन पर हत्या का आरोप लगाया गया है। निकोल जो खुद धार्मिक विश्वासों से दूर है और उसकी मां की मौत के कारण इस मामलों की परतें खोलने की कोशिश करती है। रास्ते में वे फादर एंटोन बिपस गोरनिक और अन्य रहस्यमय किरदारों से टकराती है, जो उसे न केवल घटना की सच्चाइयाँ बल्कि उसके अपने आंतरिक संघर्षों की ओर ले जाती है। फिल्म धीरे धीरे एक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर के रूप में सुपर नेचुरल हॉरर में बदल जाती है, जहां शैतान की मौजूदगी और विश्वास की परीक्षा मुख्य थीम बन जाती है। इसके अलावा पटकथा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वास्तविक घटनाओं से प्रेरणा है, जो फिल्म को एक प्रामाणिकता का एहसास देती है। रोमानिया के ग्रामीण इलाकों में मठों और कब्रिस्तानों की पृष्ठभूमि कहानी को एक अंधेरी मूर्तिमान दुनिया में ले जाती है, जहां ईसाई धर्मशास्त्र और शैतानी तत्वों का मिश्रण रोचक लगता है। लेखक हैज भाइयों ने द क्राउन जरिंग की तरह ही इसे यहाँ पर एक्सोर्सिज्म को केंद्र में रखा गया है,
लेकिन यहाँ फोकस अधिक व्यक्तिगत है। निकोल का साइंस और आघात ट्रॉमा शैतान की कमजोरी बन जाती है। हालांकि पटकथा की कमजोरी इसकी अनुमानितता में है, मतलब कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी और कहीं दृश्य जैसे कि अचानक भूतिया दर्शन या लेविटेंशन हॉरर शैली के क्लीशे लगते हैं जो दर्शकों को आश्चर्यचकित करने में नाकाम रहते हैं। इसके अलावा इंटरवल के बाद कहानी तेज हो जाती है लेकिन अंत तक ये थोड़ी जल्दबाजी में लगती है, जहां भावनात्मक गहराई की बजाय शारीरिक डर पर जोर दिया जाता है। कुल मिलाकर ये एक औसत पटकथा है जो थीम्स विश्वास बनाम साइंस को छूती है लेकिन गहराई में उतरने से चूक जाती है। सोफी कुक्सन का प्रदर्शन फिल्म का सबसे बड़ा मजबूत पक्ष है। निकोल के किरदार में वह एक मजबूत बुद्धिमान महिला की छवि बनाती है जो धीरे धीरे टूटती है और फिर मजबूत होती दिखाई देती है। उनके चेहरे पर साइंस डर और क्रोध के भाव जो है वो इतने जीवंत होते हैं कि दर्शक उसके जो संघर्ष होते हैं इनसे जुड़ जाते हैं। ब्रिटनी एसवर्थ वाडवा के रूप में एक रहस्यमयी सहयोगी की भूमिका निभाती है जो फिल्म को भावनात्मक गहराई देते हैं। कॉर्नेलियो उलीसी का जो फादर एंटोन एक संतुलित पादरी का किरदार है, ना तो अधिकतम धार्मिक है, न ही कमजोर है और उसका प्रदर्शन विश्वसनीय है। हालांकि सहायक कलाकार जैसे कि माइकल जाजाक, बिशप गोरनिक थोड़े एक आयामी लगते हैं जो चर्च की ससंगता साजिशों को प्रभावी ढंग से नहीं दिख पाते हैं। जेवियर बॉटेट का जो फैसलैंड मैन रोल हॉरर के लिए प्रभावी है, लेकिन कुल मिलाकर अभिनय जो है औसत से ऊपर है बिना किसी चमत्कार के प्रदर्शन के। इसके अलावा जेवियर गैस का निर्देशन विजुअल रूप में प्रभावशाली है और जो रोमियाने के ढंग है ठंडे धुंधले जंगलों जो है वो पुराने मठों को और कब्रिस्तानों की शूटिंग के अंदर जो फिल्म को एक जो है बंदिशपूर्ण वातावरण देती है। सिनेमेटोग्राफी में ठंडे नीले और ग्रे स्टोन का इस्तेमाल जो है डर को बढ़ाता है, जबकि कुछ दृश्यों में सूर्य की किरणों आशा का प्रतीक बनती है। एडिटिंग जो है वो एंडम ट्रैटमैन की है जो शुरुआत में धीमी गति से संभालने में सफल रहती है, लेकिन जंप स्कियर्स जो कि अचानक डराने वाले तत्व पर अत्यधिक निर्भरता जो है वो निर्देशन की कमजोरी दिखाती है। संगीतकार डेविड जूलियन का स्कोर न्यूनतम लेकिन प्रभावी है। लो फ्रीक्वेंसी साउंड और कोरल गाने एक्सोसिज्म्स दृश्य को तनावपूर्ण बनाते हैं। विशेष प्रभाव यहाँ पर स्पेशल इफेक्ट औसत है। इसके अलावा लेटिवेशन और डेमोनिक ट्रांसफॉर्मेशन ठीक लगते हैं, लेकिन कुछ सीजीआई थोड़े स्तर पर नज़र आते हैं। कुल मिलाकर तकनीकी रूप से सक्षम है, लेकिन यह द एक्सोसिडिक या फिर द काउंजरिंग जैसे क्लासिकल को पीछे रह जाती हैं। अब दोस्तों जो लोग हॉरर फिल्म देखते हैं इन्हें यह फिल्म काफ़ी अच्छी लग सकती है। तो द क्रूसिफिक्सन एक औसत हॉरर फिल्म है जो अपनी प्रामाणिक पृष्ठभूमि और मजबूत अभिनय से कुछ हद तक उभरती है, लेकिन क्लीशे और कमजोर डरावने तत्वों से पीड़ित है। अगर आप जो है वो एक्सोर्सिज्म थीम वाली फिल्म पसंद करते हैं तो ये एक बार देखने लायक है, लेकिन जो यहाँ पर क्लासिक की उम्मीद ना करें। रॉटेन टोमेटोज पर इसका स्कोर मात्र 6% है और आलोचकों ने इसकी मिक्स रिव्यूज़ दिए हुए हैं। अब सवाल आपके मन में ये है, ये फिल्म कौन से प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है? तो दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है जहाँ पर आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। हालांकि इसके जो प्रोड्यूसर है, इसके जो डिस्ट्रीब्यूटर है, इससे आपको पता चल गया होगा। ये मूवी अमेजोन प्राइम वीडियो के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है और एप्पल टीवी पर भी अवेलेबल है जहां आप इसे स्ट्रीम कर पाएंगे। तो बहुत ही अच्छी फिल्म है, जो लोग हॉरर फिल्में देखते हैं इनके लिए एक अच्छी फिल्म है।